आम आदमी को महंगाई का फिर झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस फिर महंगी हो गई है। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है और इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अन्य ईंधनों के दाम भी बढ़े हैं। पटना फायरिंग मामले में फरार चल रहे कोचिंग संचालक खानसर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील के मुताबिक सोमवार को कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। खानसर के खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत पटना के कदमकुआ थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उधर फायरिंग मामले में गिरफ्तार कोचिंग सेंटर के दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी। एक तरफ खानसर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ उनके कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं करने पर ताला लटक सकता है। बिहार फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अगर खामियां दूर नहीं की गई और फायर सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दिल्ली और मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बिहार फायर सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर है और निरीक्षण के दौरान पटना के 4 अस्पतालों और एक होटल को सील करने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में हुए अग्निकांड के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। एमसीडी ने अब तक कुल 94 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया है। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा गया और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक लवकेश बजाज के बाद कुक केशव नेगी को भी गिरफ्तार किया गया है। कुक केशव को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जब अब पुलिस कुक केशव नेगी से पूछताछ करेगी और बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत बने फ्लोरिश होटल में चल रही अवैध किचन की पूरी जानकारी जुटाएगी। केशव की गवाही दिल्ली होटल अग्निकांड में पुलिस को बड़े सबूत दे सकती है। बिहार में आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। 9 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और एनडीए की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। 4 सीटों पर बीजेपी, 4 पर जेडीयू और बची हुई 1 सीट पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। संविधान के मुताबिक मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर दीपक एमएलसी नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा। बेटे का मंत्री पद बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अभी भी जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं। उन्हें अब भी उम्मीद है कि दीपक प्रकाश विधान परिषद पहुंच जाएंगे। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी समय बचा हुआ है, इंतजार करिए, हम सभी गुणागणित को अच्छी तरह से जानते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाला चुनाव बेहद दिलचस्प और पेचीदा हो गया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जिससे अब 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इस समीकरण से चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा। हालांकि गणित के हिसाब से कांग्रेस और जेएमएम को एक-एक सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण झा को लेकर जेएमएम खेमे में नाराजगी ने गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। बिहार में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सरकार सुरक्षा वापस करने के साथ सियासत गर्म हो गई है। सुरक्षा में कटौती को लेकर नाराजगी दिखाते हुए आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के बंगले के बाहर पहरा दे रही हैं। वहीं आरजेडी नेता शक्ति यादव भी आवास के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे नजर आए। आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सुरक्षा में कटौती करने के विरोध में धरना दिया। सीएम योगी ने अयोध्या का जिक्र कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और कांग्रेस के राज में राम नाम पर प्रतिबंध था, राम भक्तों पर डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी, भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस नहीं सकता है। यूपी के गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर पर अब सरकार के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं। योगी सरकार के मंत्री और सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कमलेश बिंद के एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि नेचर ऑफ एनकाउंटर गलत है। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करूंगा और जांच की मांग करूंगा। जिसका एनकाउंटर हुआ वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं था, उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। बीजेपी से नाराजगी और कांग्रेस में घर वापसी के अटकलों के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग हुई। अगले 5 साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी में अपनी सुनवाई न होने की बात भी रखी है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस मंच का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण और झूठा प्रचार करके प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल झूठे और फर्जी नैरेटिव के लिए बंद करना चाहिए। भारत ने रिएक्शन तब दिया है जब पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद की सालाना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के आंसर शीट के वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। आज रात 12 बजे तक छात्रों को अपना फॉर्म भरना होगा। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने का फैसला किया है। पहले वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून मिडनाइट तक थी, जिसे बढ़ाकर 7 जून यानी आज मिडनाइट तक कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य को बुलेट ट्रेन की एक बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार दिल्ली से वाराणसी, लखनऊ और पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। करीब 14,000 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली से बंगाल का सफर सिर्फ 6 घंटे में तय किया जा सकेगा। भविष्य में इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का विस्तार गुवाहाटी तक करने की भी योजना है। यूपी के संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनाई गई थी। मस्जिद के मलबे से इस्लामिक झंडे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती रही। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में प्रशासन ने एक मदरसे को सील कर दिया है। इस मदरसे का नाम जामिया खुलफा ए राशिदीन है। आरोप है कि यहां सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही अल्पसंख्यक विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उसका भी उल्लंघन किया जा रहा था। प्रशासन ने मदरसे पर सीलिंग का नोटिस लगा दिया गया। मदरसे को मुनादी करके सील किया गया है। कानपुर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मयंक भारद्वाज के रूप में की गई। ये लंबे वक्त से फरार चल रहा था। छात्रों और युवाओं को झांसे में लेकर फेक डिग्री दी जाती थी और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस से अब तक की पूछताछ में आरोपी मयंक भारद्वाज ने कई जानकारियां दी हैं। राजस्थान के झुंझुनू में रेडीमेड कपड़े के शोरूम में महिलाओं की वीडियो बनाने को लेकर बवाल मच गया है। शोरूम संचालक के बेटे शाहरुख खान पर चेंजिंग रूम में मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप है, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच के लिए शोरूम को सील कर दिया है। दिल्ली के होलांबी खुर्द में सीवर का स्लैब टूटने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। परिवार वाले हादसे के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। सीवर पर बना स्लैब कई दिनों से टूटा था। हादसे के दौरान बच्ची स्लैब पर चली गई, जिसके बाद जर्जर स्लैब गिरने से बच्चे की जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस अब हादसे की जांच में जुटी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चलती बस में आग लग गई। सर्वानंद घाट के सामने ढूंढ कर बस चलने लगी। बस राजस्थान के कोटा जा रही थी। बस में सवार सभी 32 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक तेल रिसाव से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के गांधीनगर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग से मची अफरा तफरी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाया। संकरी गली में दुकान होने की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में काफी परेशानी हुई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। आग से दुकान में रखे सामानों को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की टीम दुकान में आग लगने की वजहों की जांच में जुटी है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडे इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। ये वीडियो हिमाचल के मनाली का है। वीडियो में दिख रहा है कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। सैलानी घंटों तक जाम में फंसे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इक्वाडोर के प्रशांत तट पर स्थित एक बंदरगाह पर मछली पकड़ने वाली 8 बोट पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान है। आग लगने की वजह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बोलिविया में 36 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने हाईवे खाली कराने की को लेकर प्रदर्शनकारियों ने विफल हालांकि कर दिया है। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। राष्ट्रपति रोड्रिगो पास के इस्तीफे की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में फिर साप्ताहिक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की निंदा की और 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं की जांच के लिए राज्य जांच आयोग गठित करने की मांग की है। गाजा सिटी में शनिवार को हुए इजरायली हमले में मारे गए लोगों के परिजन शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए। शिफा अस्पताल के मुताबिक इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए, जिनमें 2 महिलाएं, एक लड़की और उसके पिता शामिल हैं, जो सभी एक ही परिवार के थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। अधिकारियों के मुताबिक कुछ इलाकों में आग लग गई। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने 376 ड्रोन मार गिराए। सेंट पीटर्सबर्ग में नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। स्पेन में पोपलियो के कार्यक्रम के लिए लाखों युवाओं की भीड़ उमड़ी। मैड्रिड के सेंट्रल प्लाजा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 15 साल में किसी पोप की ये पहली यात्रा है। स्पेनवासी ने किसी रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत किया। ब्रिटेन में प्रिंसेस एनी के बेटे पीटर फिलिप्स और हैरियट स्पर्लिंग की शादी के लिए शाही परिवार कॉर्सवोल्ड्स के एक गांव के चर्च में इकट्ठा हुए। किंग चार्ल्स द्वितीय, क्वीन कैमिला और वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी सहित परिवार के कई सदस्य ग्लुस्टरशायर के कैम्बेल में आयोजित इस निजी समारोह में शामिल हुए। जापान में खेले जा रहे अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में टीम इंडिया जापान को 4-1 से हराकर तीसरी बार एशिया कप चैंपियन बनी है। भारत की तरफ से आशीष तनीपूर्ति ने हैट्रिक लगाई, तो वहीं कप्तान केतन कुशवाहा ने एक गोल किया। जापान की तरफ से नुमादा गाकू ने एक गोल किया। आशीष तानी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड का भी सम्मानित किया गया। महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीती, तो वहीं पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने पर हॉकी टीम को बधाई दी। महिला टीम को भी पीएम मोदी ने बधाई दी। भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। भारत बड़ी लीड लेने की कोशिश करेगा। टेस्ट मैच का पहला दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट खोकर 368 रन बनाए। फ्रेंच ओपन में 19 साल की मीरा एंड्रीवा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा को 6-3, 6-2 से हरा दिया है। मीरा एंड्रीवा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम की विजेता बनी है। फाइनल खेल रही दोनों खिलाड़ियों का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था। मीरा 1992 के बाद फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई है।